कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम सेशन की। और मैं इसमें आपकी स्लाइड लगाता हूं। हम लोग एक्सरसाइज आज करेंगे, बट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे जो अभी अपने एडवर्ब को लेकर हो रखे थे, ठीक है? तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो हम लोग उसको लगा लेते हैं, हमारे समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, देखो एडजेक्टिव को लेकर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था, सबको बढ़िया समझ में आ गया था एडजेक्टिव में, है ना? तुझे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उन सबको अभी हम करेंगे, बट थोड़ा सा एडवर्ब का ज्यादा नहीं, एडवर्ब का भी थोड़ा सा ही पार्ट है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही पार्ट है। थोड़ा एडवर्ब को देखिए फिर हम क्वेश्चंस को करते हैं, तो काफी अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे, है ना? सो लेट्स कम टू द पॉइंट अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है, इतना तो आप सबको पता होगा। ये बताएं पहले आप लोग एडवर्ब के बारे में, एक मैं बेसिक चीज और बताता हूँ। रेन मार्टिन वाली सेकंड डे देखा था, रेन मार्टिन का सेकंड डे 2 देखा था रेन मार्टिन वाला, है ना? वेरी गुड। मैंने वहां पर बताया था एडवर्ब क्या होता है, बेसिक एक बताया था, बेसिक एडवर्ब क्या होता है। बस वही एडवर्ब है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, उसमें वही एडवर्ब है। चाहे वर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब है, एडवर्ब की क्वालिटी बताए वो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन की क्वालिटी बताए, सबकी क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब होता है। एक बार मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा ना, तो आपको ना एक थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे, मैं छोटे छोटे एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे कि देखो, एक सेंटेंस लिखा, ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। वो चलता है कैसे? धीरे धीरे। तो स्लोली किसके बारे में बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली, धीरे धीरे क्या हो रहा है? चलने का काम हो रहा है ना, धीरे 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 काम हो रहा है चलने का, तो यानी वर्ब को बता रहा है, ये एडवर्ब है। यू रन फास्ट, तुम बहुत तेजी से दौड़ते हो, तुम बहुत तेजी से दौड़ते हो, ये रन वाली बात को बता रहा है, ये भी वर्ब है, वर्ब को बता रहा है ये वर्ड, तो ये भी आपका एडवर्ब है, फास्ट। ये मत समझना फास्टली होता, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है? ये कोई वर्ड नहीं होता, बस कंफ्यूजन के लिए कई बार दिमाग में क्रिएट हो जाता है। अगला देखो, ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। तो वो कैसा है? अच्छा है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है वेरी, तो ये एडवर्ब बन गया। ये सब कुछ तो वैसे हम पढ़ चुके हैं ना, स्टार्ट में जब एडजेक्टिव का चैप्टर ही पढ़ रहे थे। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, कितनी ब्यूटीफुल है? बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत का मतलब एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। दूसरा देखा हमने, आई राइट वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली मैं लिखता हूं, केयरफुली खुद एडवर्ब है, और इसको बता रहा है एडवर्ब को वेरी। केयरफुली लिखता हूं, केयरफुली को भी वेरी केयरफुली, वेरी भी एडवर्ब हो गया। केयरफुली बता रहा है राइट को, ये एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को बता रहा है यानी ये भी एडवर्ब हो गया। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, एडवर्ब हर वो वर्ड है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो बाकी सबके बारे में बताता है। दी हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ता है, तो ये वही वेरी फास्ट वाला आपका यहाँ आ जाए। फास्ट को बता रहा है वेरी, तो आपका फिर से ये हो गया, एडवर्ब हो गया। आपको और दिखाता हूं एग्जांपल, जैसे ये लिखा है, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माय हेड, जो पतंग मेरे सिर के ऊपर से उड़ी, पतंग मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही थी यार, उड़ी। तो आपने देखा काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माय हेड, ओवर आपका प्रीपोजिशन तो होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन को बता रहा है, तो भी एडवर्ब आ गया, यानी एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी बताता है। एक और एग्जांपल है, शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट, गेट पर ही उसने अपनी कार पार्क कर दी। जस्ट एट द गेट, जस्ट किसको बता रहा है? एट द गेट, एट प्रीपोजिशन है, ठीक है? एट आपकी प्रीपोजिशन है, ये बन गया आपका, ऐसे करके। नेक्स्ट में देखो, he hates her, he जो है हर को नापसंद करता है, he hates her simply because she drinks whiskey, simply because she drinks whiskey। तो आपने देखा दो सेंटेंस है, उनको because ने ऐड किया हुआ है, because तो कंजंक्शन होता है ना, रीजन जहां बता रखे होते हैं वहां लगता है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। अब आपने देखा यहाँ पर ये कनेक्शन दे रहा है, इसके बारे में बता रहा है, सिंपली आपका लगे कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन के बारे में बताता है एडवर्ब। मिस्टर शर्मा रीच द स्टेशन, मिस्टर शर्मा स्टेशन पर पहुंच गए, ए लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर, ट्रेन के छूटने से थोड़ी देर पहले। तो बिफोर बता रहा है, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, ट्रेन लेफ्ट फॉर और इससे पहले। इनसे पहले बता रहा है ए लिटिल, ए लिटिल आपका एडवर्ब की तरह ये यूज हुआ है। अब हमारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है कोई चीज, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ए लिटिल भी एडवर्ब की तरह यूज होता है, कैसे यूज होता है हम आगे करके समझेंगे, बट अभी आप समझ लो कि ठीक है एडवर्ब यार किसी को बता देता है। एंड हर जगह कहीं पर भी कोई वर्ड दिया है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी की क्वालिटी बता रहा है, वो एडवर्ब ही है, दैट्स ऑल। जो रूल लगेंगे वो वहां लगेंगे। अब बेसिकली पता है गलतियां कैसे पूछी जाती हैं, कहां कहां पर आपको ध्यान रखना होता है, वो हम ध्यान देखते हैं, क्योंकि यूजेस ही मेन है, यूजेस पर ही पता चल पाती है कि गलतियां कहां हैं, है ना? देखो दोस्तों, अब मैं आपको यूजेस के बारे में बताता हूं, इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजेस में सबसे पहला आता है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम। हर वो वर्ड जो टाइम के बारे में बताता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहते हैं। जैसे कि टुडे, आज, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में बता रहा है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, लेटली मतलब रिसेंटली,
नाउ, अभी, जस्ट नाउ, अगो, पास्ट है, डेली, ऑलरेडी, रिसेंटली, प्रेजेंटली, टाइम के बारे में जो भी वर्ड बता रहे हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। वेरी सिंपल, कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं ना, वेरी सिंपल। ही saw me yesterday, तो yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम। करण meets me daily, daily एडवर्ब ऑफ टाइम। जो भी आपके सामने एडवर्ब के बारे, जो भी आपके सामने टाइम बता रहा है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऐसे करके ध्यान रखना है ना। परफेक्ट ना, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, अब इसके बाद दूसरे में आओ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस मतलब जो भी प्लेस के बारे में बताएगा। प्लेस के बारे में जैसे देखो, एक तो हमने लिखा हियर, यहां आओ, देयर वहां जाओ, इधर को भी यहां आने को बोलते हैं, जिधर भी देयर होता है। अप ऊपर हो गया, इन अंदर हो गया, आउट बाहर हो गया, अवे दूर हो गया, डाउन नीचे हो गया, एवरीवेयर, समवेयर, बिलो, नियर, फार। ये वर्ड को देखकर पता चल गया ना किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं। प्लेस के बारे में बता रहे सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर एग्जांपल आपने कहा स्कूल, तो स्कूल अगर लिखा है तो इतना तो नहीं लिखना, हमने कहा इन दी स्कूल, तब पूरा पूरा एडवर्ब बन गया, एडवर्ब प्लेस, है ना। आपने लिखा इन माय होम, एडवर्ब प्लेस बन गया, ठीक है। इन योर ऑफिस, एडवर्ब प्लेस बन गया। ये आपके सामने ऐसे करके एडवर्ब प्लेस बन जाते हैं। तो हमें सिंपल समझ लेना है कि ठीक है, हमारे सामने प्लेस क्या है ये हमें पता चल गया, हमारे सामने टाइम क्या है ये हमें पता चल गया। सो दीज आर दी थिंग्स। करंटली भी हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम ही होता है। कोई भी वर्ड एडवर्ब जो टाइम के बारे में बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई भी वर्ड जो प्लेस के बारे में बता रहा है एडवर्ब प्लेस है। ऐसे करके दोस्तों इसे याद रखेगा, ठीक है। दोनों याद हो गए, सिंपल है, मतलब ऐसा याद करने वाला तो कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक। अब इसे सुनते जाना कि यूजेस पे मेन है। प्लेस के बारे में दोस्तों, सर प्लीज बता दो 4 जनवरी वाला बैच के स्टूडेंट अब कौन सी बैच देखें? 4 जनवरी वाले, अब मार्च खत्म होने वाला, तुम पहले बीच में थे कहां? तुम कहीं घूमने चले गए थे क्या? मौज करो पहले बीच में, उसके बाद फिर बीच में आके पूछो कहां थे सर, क्या करें अब। इस बैच को देखो, तुम इस बैच को क्यों देखोगे? 12 बजे वाले बैच को देखो, ठीक है। 12 बजे वाले बैच को देखो, बीच बीच में गायब हो जाओगे। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर को बाद में बताऊंगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है किसी भी काम को कैसे किया जाता है, करने का तरीका, उस तरीके को हम कहते हैं मैनर, उस तरीके को हम कहते हैं मैनर, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। जैसे हमने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर में कोई काम कैसे किया जा रहा है, फास्ट, कोई काम बहुत तेजी से हो रहा है तो वो तरीका हो गया, है ना। कोई काम हार्ड, बहुत मुश्किल से हो रहा है तो वो तरीका है। धीरे धीरे कोई काम हो रहा है, स्लोली, तो ये तरीका है। बहादुरी से कोई काम हो रहा है, ब्रेवली, ये तरीका है। फुलिशली कोई काम हो रहा है, मूर्खतापूर्ण, ये एक तरीका है। वाइजली तरीका, लाउडली, फ्लुएंटली, सर्टेनली, कन्वीनियंटली, वेल, तरीका बताने वाला कोई भी आपका वर्ड है जो एडवर्ब है वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वेरी सिंपल, वी हैव 3 टाइप ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारे सामने, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैनर, प्लेस, टाइम। अब इन तीन के यूजेस पर आते हैं क्योंकि यूजेस आर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यूजेस बताता हूं इन तीनों के मिलकर क्या यूज बनता है। तीनों के मिलकर दोस्तों यूज ये बनता है, बड़े ध्यान से सुनना, कि कभी भी तीनों एडवर्ब दिए होते हैं ना, तो हमेशा याद रखना है एक सेंटेंस में पहले आप लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को, उसके बाद बताते हैं आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, ये आपका एंड में लग जाता है तो भी करेक्ट होता है, और अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आपका स्टार्ट में लिखा होता है तो भी करेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हर जगह ही लगा दोगे, बट इसका कोई रिजिड नहीं है। डिपेंडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन है, तो टाइम आपका शुरू में भी लगा के दे सकते हैं, एंड में भी लगा के दे सकते हैं, तो उसमें कभी गलती नहीं आती। बट मैनर और प्लेस में गलती आती है, तो इसको ध्यान रखना है कि पहले मैनर होना चाहिए फिर प्लेस होना चाहिए, इतना याद रहेगा। जनरली इसी फॉर्मेशन को दोस्तों आपको फॉलो करना है, ये आपकी जनरल सिचुएशन है, इसको दोस्तों आपको फॉलो करके रखना है। समझ गए दोस्तों? दिस इज योर जनरल सिचुएशन, ऐसे करके। अब जरा सेंटेंस समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें से करना है। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, शी ने ब्यूटीफुली डांस किया इन हर स्कूल लास्ट वीक। सो सबसे पहला काम हमें पहचानना है कौन कौन से एडवर्ब है। डांस किया उसने ब्यूटीफुली, ये आपका मैनर है ना। इन हर स्कूल, ये आपका प्लेस है। लास्ट वीक, ये आपका टाइम है। तो हमें ध्यान रखना है पहले मैनर फिर प्लेस। गलती तो तब हो जाती जब ये अगर इस तरीके से दिया होता कि शी डांस्ड इन हर स्कूल ब्यूटीफुली। समझ रहे दोस्तों? अगर ऐसे करके दिया होता दोस्तों तो आपका ये रॉन्ग हो जाता। समझ गए? तो आपका दोस्तों ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता, पूरी तरीके से गलत हो जाता। बात समझ में आ गई दोस्तों सभी को? है ना? वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसके बाद हाँ दोस्त, आपने 2 बजे वाली सारी क्लास देखी है, तो उसी में मैंने बताया हुआ है ना कि आपको 12 बजे वाली क्लास को देखना है। आपने नहीं देखी होगी क्लास, कैसी बात कर रहे हो?
देखी होती तो आपको पता होता ना, मैंने उसमें बताया वो 12 बजे वाली क्लास में देखना है। आप प्लीज 12 बजे वाली क्लास में जाओ, वहां देखो आपकी क्लास के लोग वहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको पढ़ो, आप उसमें एक स्टेप आगे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेकर एक स्टेप उसमें आगे चल रहा है, आप वहां देखो, ठीक है। बस नेक्स्ट सेंटेंस को देखो दोस्तों, यहां पर ही रोट द लेटर, ही ने लेटर लिखा स्विफ्टली यानी बहुत तेजी से लिखा, एट होम 2 days ago, 2 दिन पहले घर पर उसने एक लेटर लिखा बहुत तेजी से लिखा, ये तरीका है, ये मैनर है, एट होम ये प्लेस है, ये आपका टाइम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो, इंडियन बायर्स बॉयकॉटेड द चाइनीज प्रोडक्ट्स, इंडियन बायर्स ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया, डेलिबरेटली सोच समझकर, जानबूझकर, ये मैनर है, जानबूझकर सोच समझकर, इन देयर लोकल एरियाज, ये आपका प्लेस है, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ दिवाली, ये आपका टाइम, ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब दिस फॉर्मेशन विल बी एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे टाइम की बात होती है ना, टाइम तो शुरू में भी लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि लास्ट वीक आप शुरू में लिख दोगे, 2 days ago शुरू में लिख दोगे, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ दिवाली, उसमें कभी गलती नहीं आती, गलती मैनर और प्लेस में आती है। जब मैनर प्लेस को ध्यान रखोगे तो ये तो जनरल कंडीशन है, जनरल सिचुएशन में लिखाई। अब जनरल सिचुएशन के बाद दूसरी चीज आती है आपके सामने जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक सिचुएशन क्या होती है, कुछ वर्ब होती हैं, है ना, कुछ वर्ब होती हैं, उन वर्ब को बोला जाता है वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वर्ब ऑफ मूवमेंट जो होंगी, जो आपको ये बताती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब मूवमेंट कैसा, ऐसा मूवमेंट नहीं कि कोई मूव ऐसे थोड़ा बहुत मूव कर, नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर ऐसा करके कुछ होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की बात हो रही है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब हम यूज करते हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट। और इस तरीके की वर्ब जितनी होती हैं उनके साथ फॉर्मेशन ये है कि पहले प्लेस है फिर मैनर है। जैसे कि गो तो बता रहा है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की बात है, कम एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, अराइव एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, रीच एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, एंटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, लीव एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, रिटर्न एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है। एनी वर्ड जो आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बारे में बात कर रहा है वो आपका वर्ब ऑफ मूवमेंट, एग्जैक्टली। ट्रैवल भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात है, समझ रहे मेरी बात को, कोई भी ऐसा वर्ड दिया होगा वहां पर हमेशा आपको पहले प्लेस लगाना है फिर आपको मैनर लगाना है। अब जरा समझो कैसे, जैसे लिखा है स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले स्टूडेंट्स ने क्लास में साइलेंटली एंट्री कर ली, है ना, साइलेंटली एंट्री कर ली। तो आप देखो दी स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली में, स्टूडेंट्स है, एंटर्ड वर्ड देख के आपको पता चल गया ये आपकी वर्ब ऑफ मूवमेंट है, तो यहां पहले प्लेस ही आना चाहिए, आप कभी मैनर नहीं लगा सकते, फिर मैनर आना चाहिए, टाइम तो शुरू और एंड कहीं भी लग जाता है, ऐसे करके, है ना। सॉरी। दूसरे में देखा, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सेमिनार, सेमिनार को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मोस्ट एम्प्लॉइज रिटर्न से पता चल गया, रिटर्न टू देयर केबिन्स आपका प्लेस हो गया, एंथुसियास्टिकली ये आपका दोस्तों मैनर हो गया, फॉर द वर्क दे वर असाइन लास्ट वीक, हालांकि तो नेक्स्ट सेंटेंस में, बट पहले प्लेस फिर उसके बाद मैनर। याद रहेगी दोस्तों ये बात सभी को, है ना, याद रहेगी दोस्तों, परफेक्ट, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक तो भटकती आत्माओं से बड़ा परेशान हूं मैं सच्ची यार, इतना क्यों भटकते हो यार, लो एक यार टफ लग रहा है। नवजीत सिंह, तुम होली वाली पिचकारी खरीद लाओ नवजीत सिंह, ठीक है, तुम होली वाली पिचकारी खरीद लाओ, उससे तुम खेलो, खूब खेलो, ठीक है, अभी खेलो आराम, अभी खेलने की उम्र है तुम्हारी, तुम गलत अभी कहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे पड़ा, चलो पिचकारी बढ़िया मिलेगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास खरीद लो, रंग भर के फिर खेलना तुम उसमें, ठीक है। एंथुसियास्टिकली का मतलब जोश के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है। आओ अभी तो हमारी ये तीन की जो हमने बात करी हमने पढ़ लिया, एक टाइम वाला भी, प्लेस वाला भी और मैनर वाला भी, ठीक है। अब यहां चलते हो, एक बीच में बचा है एडवर्ब ऑफ नंबर। अब नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर हमारा कैसे करके यूज होता है ना। अब जब ऐसे करके हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने नंबर की बात आती है, तो नंबर होते हैं एक बार वंस, दो बार ट्वाइस, तीन बार थ्राइस, चार बार फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, मेनी टाइम्स, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन। ये आपके सामने आप वो बताते हैं कोई भी चीज कब कब हो रही है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से बुलाता है, फ्रीक्वेंसी समझते हो, कोई चीज कितनी बार में हो रही है, कितनी देर में हो रही है। स्कार्सली कभी कभी, हार्डली मुश्किल से, रेयरली कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सब आपके सामने बताते हैं एडवर्ब नंबर या फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। आपके सामने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके की चीजों को बताते हैं, या तो यूजुअली ऐसे बताते हैं कि आपका एंड में लिखा होता है ही हैज नॉट सीन हर वंस, एक बार भी उसने उसे नहीं देखा, वंस, ट्वाइस, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे लगाते हैं, जो वर्ब होती है ये मेन वर्ब है,
मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग के बाद में मेन वर्ब से पहले। जैसे एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, हर एक पर्सन अक्सर गलती करता है, हर एक पर्सन अक्सर गलती करता है, तो ऑफन मेक्स मिस्टेक ऐसे करके। तो मेक्स आपकी मेन वर्ब है, उससे पहले हमने यहां लगा रखा है। अब इसकी और एग्जांपल देखो, जैसे करके ऐसे, दे आर स्टिल राइटिंग, वो अभी भी लिख रहे हैं, राइटिंग मेन वर्ब, तो इससे पहले लिखा हुआ ये रहा, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी बता दी। ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, संडेज में वो क्या रहता है, घर पे ही रहता है। ही इज ऑलवेज, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद आ गया मेन वर्ब, यहां पे आई नहीं। ही समटाइम्स गोज टू बेड वेरी लेट, कई बार वो बहुत देरी से सोता है, मेन वर्ब से पहले। शी सेल्डम कम्स लेट, कभी कभी वो लेट आते हैं, शी सेल्डम कम्स लेट, तो हमने देखा कम्स दिया हुआ है, उससे पहले आपके सामने सेल्डम आ गया, यानी कि मेन वर्ब से पहले आ गया, है ना, ठीक है। शी रेयरली राइट्स टू यू, रेयरली राइट्स टू यू, राइट आ गया, रखा वर्ब है, मेन वर्ब उससे पहले आ गया, वो कभी कभी कोई काम होता है। ओकेजनली गो टू द सिनेमा, ये मेन वर्ब इससे पहले आ गया। फ्रीक्वेंटली विजिटेड हर, ये मेन वर्ब तो उससे पहले आ गया। सारी की सारी चीजें आपके सामने जो दे रखी होंगी, हमेशा याद रखना है मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में ही आती है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, बस ऐसे करके याद रखना, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट में ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे, देखो पास में दिया हुआ है, प्रेजेंट में हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे, फ्यूचर में हो जाएंगे। सेल्डम का मतलब नहीं मालूम, सेल्डम काफी मुश्किल वर्ड है ना, बचपन से कभी सुना भी नहीं होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कभी कहां सुना होगा, है ना, कभी कभी कहां सुना होगा, नहीं सुना होगा ना। इमरान हाशमी का गाना कौन सा आया, इमरान हाशमी कौन सा गाना आया, याद कर लिया, सबने याद कर लिया, वेरी गुड, ये काम पता चल गया आपने, शाबाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और क्या, याद कर लिया करो, ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, सब याद हो, सारे गाने याद हो जाएंगे, लिस्ट निकाल लेना किसी दिन, ठीक है। तो हमने ये तो सीख लिया, ठीक है। अब इनके और यूजेस पर आ चलते हैं, इनके यूजेस और कैसे कैसे करके होते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे यूज किया आपने ये देख लिया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इनके और यूजेस होते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने सबसे पहले आपके सामने ये आया TO2, है ना, TO2 के यूजेस, नंबर 1 तो 2 आपका वो होता है ना कि ऑल्सो का सेंस देता है, ये भी वो भी, तो वो तो एक तो 2 वो होता है, तो वो तो सबको पता ही है। दूसरा एक और यूज होता है 2 का, वो ये होता है 2 एडवर्ब है, तो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है इन जनरल, तो जिस भी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा ना, तो उसके बाद दो चीजें बनती हैं, या तो वर्ब आती है, वर्ब आएगी तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब नहीं आएगी, कोई पर्सन आएगा, कोई चीज आएगी, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो फॉर लगता है, मतलब नाउन प्रोनाउन कुछ आएगा तो फॉर लगता है, बस ये करके यूज करते हैं। ये वाला 2 क्या, जब लिमिट की बात करते हैं ना, कि कोई एक लिमिट की बात करे कि इस इतनी ज्यादा कोई चीज ऐसी है, ऐसी लिमिट की बात करते हैं, तब एग्जांपल लेते हैं कैसे, जैसे हमने कहा इस तरीके से, दिस क्वेश्चन लिखते हैं, दिस क्वेश्चन इज टू इजी टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है ना, हमने कहा दिस क्वेश्चन इज टू इजी टू सॉल्व, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, टू इजी टू सॉल्व, तो TO2 लिखा हुआ है ना, इजी आपका एडजेक्टिव है, और वर्ब आएगी तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंपल। और अगर यहाँ पर नाउन प्रोनाउन करके कुछ दिया होता तो फॉर आता है, जैसे कि हमने लिखा दिस क्वेश्चन इज टू इजी फॉर मी, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी, टू इजी तो वही है, बट अगर पर्सन आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में फॉर लग जाएगा, ऐसे करके दोनों याद रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि दोनों चीजें एक साथ दे दी जाती हैं, अगर मतलब पर्सन भी दिया है, नाउन प्रोनाउन में भी कुछ दिया है, और वर्ब भी दिया है, तो हमेशा याद रखना है पहले हम आप पर्सन को लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, दिस क्वेश्चन इज टू इजी फॉर मी टू सॉल्व, ये ऐसे करके लिखा होगा तब एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी कि पहले ये वाली बात होगी, यानी कि पर्सन वाली, नाउन प्रोनाउन वाली बात होगी, फिर उसके बाद वर्ब की बात होगी, मतलब आप उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लिखा दिस क्वेश्चन इज टू इजी टू सॉल्व फॉर मी, तो गलत हो जाएगा, समझ गए, ऐसे करके दिया होगा तो गलत हो जाएगा, हम वर्ब पहले नहीं लिख सकते, ऐसे करके रॉन्ग हो जाएगा, याद रहेगा, सिंपल है, बताओ, है ना। पहले हमने देखना है कि जो नाउन प्रोनाउन होगा उसको हम लिखते हैं बाद में, बेसिकली मतलब पहले लिखेंगे और वर्ब को लिखेंगे बाद में, नाउन प्रोनाउन के बाद वाला लिखते हैं वर्ब, ठीक है। एग्जांपल इसके देखो, जैसे यहाँ पे लिखे, वो इजी है, डिलीट तो क्या सिंपल है, पढ़ लेना से छोड़ो, समझ गए ना, टू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना। सर आपने बोला था नाउन के टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजेस इंपॉर्टेंट है। हाँ महेश, क्या दिक्कत हो गई आपको, बताओ। बोलो भैया।
आपने पढ़ाया था कल यूट्यूब पर, तो क्यों पढ़ाया मैंने यूट्यूब पर? अगरबत्ती जला दूंगा तुम्हारे नाम की भी मैं, एक आज जाके मंदिर में अपने एक अगरबत्ती महेश के नाम की। और मुझे बोल रहे थे महेश जैसे और स्टूडेंट, कह रहे सर रेन एंड मार्टिन में क्यों पढ़ा रहे हो आप सारे, इनमें पता नहीं क्या बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, अभी दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं उसमें। मैं बोल रहा हूँ हाई स्कूल की जो चीजें हैं हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, इसको पढ़ के बेस कंप्लीट होता है, बेस बेस बेस। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो हमें ये पढ़ना होता है जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, पर नहीं, उतनी किसी ने सुनी हो तब ना, इतना टेंशन ही दे दिए होते अगर, तो फिर तो बात ही क्या आती, मेरे हरकतें क्यों कर रहे होते। और तुम इतनी देर से यहाँ पर ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि एडवर्ब का चैप्टर चल रहा है कि ये चल रहा है, तुम वहीं घूम रहे हो। तुम अगला चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, टू मच और मच टू। टू मच एंड मच टू। टू मच मच टू क्या है? टू मच का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा, है ना। जब हम कह रहे हैं कोई चीज बहुत ज्यादा, वो होती है टू मच, ठीक। अब हमने कहा टू मच में, टू मच ना किसी नाउन के बारे में भी बता सकता है कि कोई नाउन चीज बहुत ज्यादा है, या किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जा सकता है कि किसी की क्वालिटी के बारे में हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, ऐसे करके। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी की नाउन के बारे में बताते हैं टू मच, तब हम लिखते हैं टू मच और उसके बाद होता है दोस्तों नाउन, ठीक है। बट अगर हम एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं कभी, तो हम लिखते हैं दोस्तों मच टू। जब एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं तब हम लिखते हैं दोस्तों मच टू। बस सिंपल सी चीज ऐसे याद रखना है, टू मच होगा तो नाउन होना चाहिए, जो भी नाउन होता है ये सिंगुलर ही रहता है। मच टू होना चाहिए तो एडजेक्टिव होना चाहिए, जो भी एडजेक्टिव होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। बस खत्म। ऐसे करके दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल देखो, हमें समझाता हूं और कुछ नहीं। आई हैव बीन फेसिंग टू मच ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय से मैं ट्रबल फेस कर रहा हूँ। ट्रबल मतलब परेशानी, परेशानी मतलब नाउन हो गया, है ना। तो नाउन के बारे में बात हो रही है, टू मच आ गया। दिस सम इज मच टू डिफिकल्ट फॉर मी। ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। डिफिकल्ट दिया हुआ है, डिफिकल्ट आपके सामने एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में बात हो रखी होगी तो मच टू आ जाएगा। ऐसे करके समझ गए। डिफिकल्ट वाली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बात होगी तो मच टू आ जाएगा। सिंपल इस तरह की ध्यान रखना है। कहीं पर भी ये दिया होगा तो हमें इसको दोस्तों ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये वाला हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ चलते हैं। टू कहीं भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आखिर में आएगा, मिड में, कहीं पर भी आ सकता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि शुरू होगा, आखिर में होगा, मिड में होगा, कहीं भी आ सकता है टू, है ना। टू और मच के बाद वेरी और मच को भी ध्यान रखेंगे। टू और मच के बाद वेरी और मच। वेरी और मच में क्या ध्यान रखना होता है? वेरी सिंपल। वेरी और मच की पहली चीज ये ध्यान रखनी होती है कि वेरी कहीं दिया होता है, ठीक है, और दूसरा मच दिया हुआ है। तो वेरी के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होता है। मच के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो कंपैरेटिव डिग्री का होता है। एक सेकंड, ठीक है। ये आपका, अरे लिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, आपको पेन दिख रहा है, कुछ कर्सर दिख रहा है, कर्सर चलता हुआ? अरे ये क्या हो गया? लगता है मेरे पेन की निब खराब हो गई क्या? हो गया, सही हो गया। हाँ, तो ध्यान ये रखना है कि वेरी दिया होगा तो जैसे हम लिखा वेरी गुड, है ना। मच लिखा होगा तो एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में होगा, जैसे हम लिखा मच बेटर। ये इन जनरल है, ये चीज ध्यान रखनी है, इन जनरल है। बट कई बार एडजेक्टिव नहीं दिया होता, वर्ब दे दी जाती है ना। तो वर्ब में क्या ध्यान रखना है कि वेरी दिया होगा तो वर्ब हो गया आगे, तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, और मच दिया होगा तो जो वर्ब होगी उसमें आगे हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि कैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी दिया है, आईएनजी लग गया, इंटरेस्टिंग हो गया। ही इज मच इंटरेस्टेड, मच दिया है, थर्ड फॉर्म आ गया। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मच दिया है तो थर्ड फॉर्म आ गया। याद रहेगा, वेरी दिया होता है तो आईएनजी लगता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मच दिया होगा, थर्ड फॉर्म लगता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको ये भी लिख दे रहे हैं तो ना, ऐसा करके ध्यान रहेगा, ये आईएनजी और ये आपका थर्ड फॉर्म, है ना। याद रहेगा। अब ये तो जनरल बात है, आपने ध्यान रख ली कि वेरी और मच की, ठीक है। वेरी के बाद आईएनजी, मच के बाद थर्ड फॉर्म। अब होता क्या है कि कुछ वर्ड हमारे सामने दिए होते हैं जिसको हम ना वेरी के साथ ही थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। वेरी लिखा होगा और उसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि कैसे हमने लिखा वेरी टायर्ड, एक्सेप्शन है, इसे आपको याद कर लेना है, इन सबको याद कर लेना, लर्न कर लेना है। वेरी के साथ थर्ड फॉर्म में वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, हताश होना होता है डिजेक्टेड, हताश होना, निराश होना। वेरी प्लीज्ड, खुश होना। वेरी कॉन्टेंटेड, किसी चीज को लेकर सेटिस्फाइड हो जाना।
सो आपके सामने वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी कंटेंटेड, ये नहीं याद कर लेना, वेरी भले लिखा है, थर्ड फॉर्म आपके सामने आएगा, ठीक है, वेरी लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म आपके सामने दोस्तों आएगा ही आएगा, ठीक है, डन ना, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको। आपको दो तीन चीज और बताते हैं। कई बार पता है रूल ऐसे करके बन जाते हैं कि कहीं वेरी लिखा हो, कहीं मच लिखा है, हमने तो देख लिया कि पॉजिटिव डिग्री कब यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है, ठीक है, हाँ वर्ड इतने ही है, और मतलब किताब में तो कहीं नहीं लिखे हुए, जो कभी कभी पूछे तो मैंने बस उठा के वहां से लिख दिया ताकि आपको याद रहे। मच नहीं आता इनके साथ, वेरी वेरी रहता है, मच नहीं आता, ठीक है। वेरी और मच की दूसरी चीज दोस्तों ये आपके सामने कि इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री भी आती है। अगर इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या ध्यान रखना होता है कि वेरी के साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना तो वेरी से पहले आर्टिकल दा होना चाहिए, दा होगा, वेरी होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी। मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री होगी तो मच होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी और बीच में दा होगा, मच होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, बीच में दा होगा। जैसे कि दिस वर्ड इज रिटन इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, दिस वर्ड इज रिटन इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, तो आपने देखा इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज में वेरी है, ये फर्स्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री तो होती है, FORE ये होती है पॉजिटिव डिग्री, है ना। फॉर्मर ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और जिसे हम बोलते हैं फॉरमोस्ट और फर्स्ट ये आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। फॉर्मर, फॉरमोस्ट और ये फर्स्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आपने देखा अच्छा ऐसे करके दिया होगा, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दी होगी, आर्टिकल दा आएगा, वेरी होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री होगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है लिखा हुआ था सबसे पहले सेंटेंस में, पैसेज के सबसे पहले सेंटेंस में, मतलब इसका आज भी यही है सबसे पहले सेंटेंस में, लेकिन इसको लिखने का तरीका है, तो तरीका आपको ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है सबसे पहले सेंटेंस में, ये करके इनका मतलब है, समझ गए, है ना। ये नंबर 1। Number 2 है this is much the best words this is much the best word written in the sentence, much the best word दिया हुआ है, तो much the best में हमने क्या लिखा, बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई, मच होगा, मच के बाद आर्टिकल दा होता है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है, ऐसे करके ध्यान रखना है। मच लिखा होगा, आर्टिकल दा होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री होगी, मच आर्टिकल दा सुपरलेटिव डिग्री, मच आर्टिकल दा सुपरलेटिव डिग्री, बात देखिए, याद रहेगा दोस्तों, है ना। ठीक है, चलो डन। इसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने क्या लिखा, लास्ट नहीं, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, लास्ट आपका एडजेक्टिव है, लेटर करके बना देते हैं उसे, बट वो बनता नहीं, है ना। एडजेक्टिव में ध्यान रखना है इनफ के साथ कैसे यूज करते हैं और नाउन को कैसे यूज करते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। कैसे, आपने रखा इनफ लिखा हुआ है, ठीक है, इनफ आपके नाउन के बारे में बताएगा, तो हमेशा ध्यान रखना नाउन आना चाहिए बाद में, ठीक है। और इनफ अगर एडजेक्टिव के बारे में बताता है तो एडजेक्टिव पहले होता है, उसके बाद दिया होता है इनफ, पहले एडजेक्टिव दिया होता है, फिर उसके बाद लिखा होता है इनफ, बस ऐसे ध्यान रखना है। इनफ के बाद जो नाउन होगा, काउंटेबल होता है तो प्लूरल नाउन बनता है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर बनेगा, ये तो आपको याद आ गया होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। इनफ के बाद पीपल दिया है तो ऑटोमेटिकली प्लूरल होगा, स्टूडेंट दिया है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स होगा, कैंडिडेट दिया है ऑटोमेटिकली कैंडिडेट्स होगा, बट इनफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑटोमेटिकली सिंगुलर होगा, जैसे इनफ नॉलेज, इनफ इंफॉर्मेशन, है ना, इनफ स्ट्रेंथ, ऐसे करके, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। और जो एडजेक्टिव की बात होती है, एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है, एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जैसे कि कैसे, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ में आपने देखा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, हमने पहले लिखा, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में भी रहेगा, किसमें डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, और इधर इनफ आ गया। आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नाउन है तो नाउन इसके बाद लिखेंगे हम, आई हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वो भी कैसी, इनफ इंफॉर्मेशन। देयर आर इनफ कैंडिडेट्स, इनफ लिखा है कैंडिडेट्स, ये आपका काउंटेबल है तो उसका प्लूरल भी हो गया, ये आपका काउंटेबल है दोस्तों, उसका प्लूरल भी हो गया। मच इनफ था, मोर इनफ नहीं होगा, क्योंकि मच तो हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मच आपका पॉजिटिव डिग्री है, मोर तो कंपैरेटिव आ जाएगा ना, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगी, ठीक है, याद रहेगा। इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इनफ सिचुएशंस होगा, सिचुएशंस करेंगे ना प्लूरल। सर एडवर्ब हो रहा है, हाँ एडवर्ब हो रहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा सर, वो तो हो ही जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे, वो तो कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया तक। सर मनी, मनी का क्या, मनी अनकाउंटेबल है, इनफ मनी होगा, प्लूरल नहीं होगा ना। सर मेरी बीच की कुछ क्लास मिस हो गई थी, जो मैंने दूसरे उसमें कुछ डाउट है, तो वो डाउट को नेक्स्ट डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, हाँ पूछ लेना,
मच दी मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं होगा ना, तो लॉजिक मच मोस्ट एक साथ थोड़ी लगाओगे। वो वर्ड जिनका सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट नहीं, सिंपल एक वर्ड ही होता है बस, वही सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। सर इनफ के साथ टू नहीं लगता क्या? अरे यार टू वाला कौन सा लॉजिक है यार, ये तो ऐसी वाली बात होगी कि आपने किसी का नाम लिख दिया, आपने कहा अमन, अमन के साथ ऑफ आता है क्या सर? अब मैं आपसे ऐसे पूछूं अमन के साथ ऑफ आता है क्या सर? क्या जवाब दोगे आप मेरे को? आप कह दो नहीं सर अमन के साथ ऑफ नहीं आता। और करण के साथ सर? तो कोई लॉजिक है कि क्या मतलब है, टू आता है कि नहीं? टू का कोई लॉजिक है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से वर्ब है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। अभी जो बताया था आपने ग्रामर, शिवम आप सभी लोग, कोई आप मुझे ये बताओ कितने लोग, अभी बता दो शिवम, ये बताओ कितने लोगों ने अभी नाउन का चैप्टर नहीं देखा? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाउन का चैप्टर नहीं देखा है, मैं आपको एक सजेशन दे दूंगा, फिर आप पढ़ लेना। जितने लोगों ने नहीं देखा नाउन का चैप्टर, एक बार फॉल्स पे टैप करो, जिन्होंने देखा ट्रू पे टैप करो एक बार, क्योंकि उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वो ध्यान रखने जरूरी है। 20% लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप लोग होंगे नहीं ना, ठीक है। 20% लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोग आज नए आए होंगे क्लास में, ठीक है, कुछ लोग न्यू आए होंगे आज, जिनका डे 1 होगा। तो जिनका डे 1 है, आप सब लोग क्या करना दोस्तों, वो चैप्टर जरूर देखना, बट आप इस क्लास में ना पढ़ो तो बेहतर है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए नहीं है। जो न्यू है वो लोग सब 12 बजे वाली क्लास के लिए मैंने बोला है, मैंने तो नहीं बोला आपको 2 बजे वाली क्लास में आओ। और अगर आप न्यू नहीं हो, अगर आप न्यू नहीं हो उसके बाद भी नहीं देखा आपने, तो देख लेना बेटा, टाइम निकाल के कभी कभी वक्त मिल जाए जैसे, है ना, तो कब देख लेना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है। और अगर टाइम ना मिले आपको कि सर हमारे पास ना टाइम नहीं, हम नहीं पढ़ रहे ना, तो कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं, सिलेक्शन की मतलब कगार काफी लंबी है, दूसरे लोग ले लें, टेंशन ना लो, ज्यादा कोई दिक्कत मत देना अपने आप को, ठीक है। बाकी वो दिक्कत है, टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो, किसी एक दोस्त ने हमारे पूछा था, उनको बता दे रहा हूँ कि ये क्या है सिंगुलर, क्या है प्लूरल, वो आपको इससे नहीं पता क्योंकि आपने देखा नहीं है ना। काउंटेबल चीजों का ही प्लूरल होता है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो सिंगुलर रहते हैं। तो अगर काउंटेबल नाउन होगा तो उसका प्लूरल होना चाहिए, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। चलो, दूसरी ये आपकी फ्रेज है, इसको ध्यान रखना है। एक फ्रेज होती है जिसे बोलते हैं सेल्डम और नेवर, दूसरी फ्रेज होती है जिसमें वो लिखते हैं सेल्डम इफ एवर। यही फ्रेज होनी चाहिए, कुछ और फ्रेज होगी तो वो गलत हो जाएगी इसके साथ। मतलब क्या बनते हैं इसके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लिखा है दे सेल्डम और नेवर ट्राई टू हेल्प मी, वो शायद मेरी कभी भी मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो शायद कभी भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो वो शायद कभी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक है फ्रेज। दूसरी फ्रेज ये दे सेल्डम इफ एवर ट्राई टू हेल्प मी, वो शायद मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, बस। इसके अलावा कुछ और बनेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बस। कोई दूसरी फॉर्मेशन बनेगी तो फिर वो ऐसे करके रॉन्ग हो जाएगी, बस। ये फॉर्मेशन दोनों याद रखनी, इन्हें एडवर्बियल फ्रेज बोला जाता है। हालांकि इतने सारे नाम याद रख के कुछ होगा तो नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले कहीं देखोगे तो आपको याद रहेगा। इसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है, फ्रेजेस से जो बनते हैं, बड़े याद रखना है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। सेल्डम इफ एवर आएगा या फिर सेल्डम और नेवर आता है, यही दोनों फ्रेज है, ठीक है। चलो ठीक है। सेल्डम मीन्स तुम भी लगता है लेट आए हो। देखा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट से के बाद आने वाला ये बच्चा है, जिसने भी पूछा होगा। सोचो इतनी देर, अभी बहुत देर इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है और तुम तो आराम से आए हो। आराम से आ रहे होंगे एकदम बढ़िया, आराम से चेतक पे चलते हुए आ रहे हो क्या, तक 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 लेट होते हुए। क्या समझाऊंगा बेटा मैं तुम्हें। एक इसके बाद दूसरी चीज दोस्तों क्या होती है कि कभी भी फेयरली और रेदर दिया हो, क्या दिया हो, फेयरली और रेदर। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये दोनों की दोनों का मतलब क्या होता है। जो मतलब वेरी का मतलब होता है ना, वही मतलब फेयरली और रेदर का होता है। नंबर 1 पहली चीज, जो मतलब फेयरली और रेदर का होता है वो मतलब देता है वेरी का। कहते हैं वेरी गुड, फेयरली गुड, वेरी बैड, रेदर बैड, ऐसे करके। तो बस याद रखना है, अच्छी चीजों के बारे में बताया जा रहा है अगर एडजेक्टिव में, अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है अगर, तो हम फेयरली लगाते हैं, और अगर एडजेक्टिव में वो नेगेटिव सेंस दे रहा होता है अगर, तो फिर हम रेदर लगाते हैं। इतना सा ध्यान रखना होता है बस। जैसे कि हमने लिखा माय फैमिली इज रेदर होपफुल, मेरी फैमिली आशावादी है, आशावादी है, तो ये तो आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है। पॉजिटिव के लिए तो फेयरली लगाएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट क्या बनेगा, माय फैमिली इज फेयरली होपफुल, माय फैमिली इज फेयरली होपफुल। दूसरा देखा हमने दे आर रेदर वेल, तो वेल भी तो अच्छा ही होता है, पॉजिटिव बताता है, फिर लगेगा दे आर फेयरली वेल, पॉजिटिव के लिए फेयरली। दूसरे में हमने देखा माय फैमिली इज फेयरली होपलेस, होपलेस निराशावादी टाइप की है, तो होपलेस नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ रेदर लगेगा। माय फैमिली इज रेदर होपलेस, इंस्ट्रक्शंस वर रेदर कॉम्प्लिकेटेड,
मतलब सिंपल याद रखेंगे, जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव बताएगा उसके लिए यूज करेंगे हम रेदर, जो पॉजिटिव बताएगा उसके लिए यूज करेंगे हम फेयरली। याद रहेगा? ठीक है, चलो डन। अब आगे बढ़े। ठीक है, सर आरसी नहीं बनता है। श्वेत कुमार, तुम दूसरी धारा में क्यों चलते हो? जब एडवर्ब का चैप्टर चल रहा है तुम कह रहे हो आरसी नहीं बनता है। अरे ऐसा तुम भटकती आत्माओं के बीच ना जाओ। जिस दिन कुछ और पढ़ा रहा होगा उस दिन तुम कहोगे एडवर्ब का चैप्टर नहीं बनता है, तो जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसे छोड़ के तुम दूसरे में ही चलते चले जाना है ना। ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश, बढ़िया वाली शाबाशी तुम्हारे लिए। और देख लो दोस्तों, रेदर को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक इसको भी देखते हैं। ठीक है, आपके सामने दिया है रेदर, ठीक है, ये भी दिया है रेदर। रेदर को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? रेदर होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा और यहाँ आर्टिकल होगा। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा रेदर होगा, कोई आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा। दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके हैं आपके साथ। ठीक है, दो चीज तो हमारे सामने ये हो गई। अब फेयरली को कैसे यूज करते हैं? फेयरली को यूज करने का तरीका सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही तरीके से फेयरली को यूज करते हैं। रेदर को हम दो तरीके से यूज कर लेते हैं, एक ये दूसरा ये। फेयरली को सिर्फ एक ही तरीके से यूज करते हैं, जिसमें पहले आर्टिकल लगेंगे, फिर फेयरली, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। देखो कैसे, इट वॉज अ फेयरली नाइस सिचुएशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। रेदर को दो तरीके से, इट वॉज अ रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर इट वॉज रेदर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट वॉज रेदर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, दोनों तरीके से यूज हो जाएगा। फेयरली सिर्फ एक ही तरीके से यूज होता है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। समझ गए? रेदर डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट में डिफरेंस क्या है? बेटा गलत हो जाएगा ना, डिफिकल्ट है कोई चीज तो वो नेगेटिव सेंस देती है ना, नेगेटिव के लिए आपको वहां पर रेदर लगाना पड़ेगा। अभी बताया तो था। और कुछ अच्छा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर वहां पर फेयरली लगेगा। ठीक है, डन। चलो, ये हो गया अपना। इसके बाद एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, वेरी डिफिकल्ट को कब यूज करेंगे फिर? नवजीत, अभी आपको बताया तो था दोस्त, जहां पर हम लोग वेरी यूज करते हैं, रेदर का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही होता है। रेदर, फेयरली, दोनों का मतलब वेरी ही होता है। जहां कहीं भी हम वेरी लगा देते हैं, दोनों को लगा देते हैं। वेरी तो हर जगह यूज होता है। रेदर नेगेटिव में और फेयरली पॉजिटिव में यूज होता है। ये यहां बताया तो था, ये क्या लिखा है देखो, बताया था ना, फेयरली, रेदर, ये वेरी, ये बताया तो था यहां पर। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद एक ही चीज और देख लो, फिर इसका समझ में आ जाएगा। सर जी, सेंटेंस तो रेदर और फेयरली के बिना भी बन सकता है, जैसे इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, बन सकता है, बन तो सकता है ना बेटा। पास तो आप बिना इंग्लिश के भी हो सकते हो। आरआरबी का एग्जाम दे दो, हिंदी होती, पास हो सकते हो, कोई मना करता है क्या? लेकिन जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है वहां तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से सेंटेंस तो सिंपल भी बन सकता है, लेकिन जहां पर रेदर का इस्तेमाल होगा, फेयरली का इस्तेमाल होगा, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा ना कि क्यों इस्तेमाल होगा। पढ़ना पड़ेगा ना जहां पर उसका इस्तेमाल होगा। इसका एक और इस्तेमाल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेदर के साथ अभी तक जो एडजेक्टिव आता था ना, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आता था। रेदर के साथ जो एडजेक्टिव आता था हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आता था। तब तक तो ये सिचुएशन थी जो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब रेदर के साथ एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री में ना होकर कंपैरेटिव डिग्री में हो, किसमें हो? कंपैरेटिव डिग्री में हो, तो हमेशा याद रखना वो रेदर करेक्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेदर के साथ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में ना होकर कंपैरेटिव डिग्री में हो, जैसे संजय इज रेदर बेटर टुडे, संजय आज काफी बेहतर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो रेदर करेक्ट है। दे आर रेदर हैप्पियर टुडे, वो आज काफी खुश है, कंपैरेटिव डिग्री है, रेदर करेक्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव होगा तो आपका रेदर करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में, तो ये सिचुएशन जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, याद रहेगा दोस्तों? बताओ, है ना? वेरी गुड। चलो, अभी हमारी छोटी छोटी सी चीजें थी जिसको हमने दिमाग में रखा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग दिमाग में रखकर इसे करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस इसमें आराम से कर ले जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती इसके साथ नवजीत, ठीक है?
पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री रहती है। कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों सेंस हो सकता है। हाँ, दोनों सेंस हो सकता है कंपैरेटिव में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। आप लोग बताएंगे, owing to certain inevitable circumstances the scheduled program had to be postponed indefinite but the members could not be informed। आप देखो जरा गलती क्या लगती है, आप मेरे को बताना। इंडेफिनिटली हो जाएगी, वेरी गुड, लिखते जाओ जिसको जो लगता है। कुछ नहीं बताया, इंडेफिनिटली 1 2 3 मत बताओ, वर्ड बताओ। देखो, owing to certain inevitable circumstances, circumstances नाउन है, कैसी circumstances? इनएविटेबल है, एडजेक्टिव है, बीएलई वाला है, समझ भी गए। तो कुछ निश्चित इनएविटेबल circumstances, इनएविटेबल मतलब ऐसी चीज जो कि होने को है, उसे रोका नहीं जा सकता। सर्टेन टू हैपन, कोई चीज निश्चित है होने को, तो वही चीज होने को होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल है वो चीज, सर्टेन टू हैपन। तो हमने कहा द शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैड टू बी पोस्टपोन, इसे पोस्टपोन होना होगा अनंत काल के लिए। तो ये आपको बता रहा है, ये पोस्टपोन वर्ब के बारे में तो क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इंडेफिनिटली, ठीक है, ऐसे करके। बट द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म, लेकिन मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं किया जा सका, ऐसे करके, ठीक है। इनएविटेबल नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव तो नहीं बट हाँ, हर वो ऐसी सिचुएशन जो रोकी नहीं जा सकती वो तो होगी ही होगी, उसे हम इनएविटेबल कह सकते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते जिस चीज को, इंपॉर्टेंट है कोई चीज, वो आपकी इनएविटेबल होती है। इंडेफिनिटली अगर वर्ब से पहले लिखा होता तो गलत हो जाता वो, फिर रॉन्ग हो जाता है ना। नेक्स्ट में देखो दोस्तों, द माइक्रोसॉफ्ट मूवमेंट शुड बी प्रॉम्प्टेड इन द स्टेट्स व्हेन एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट शुड बी प्रॉम्प्टेड, उसे प्रॉम्प्ट करना चाहिए, यानी कि उकसाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए इन द स्टेट्स, उन स्टेट्स में जहां पर एक्सेस टू बैंक क्रेडिट कम है। पता नहीं क्यों प्रॉम्प्ट के पीछे पड़ गए आप लोग, किसने, किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया प्रॉम्प्ट, तो सब लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हो। यार एक बार बताओ, बी वर्ब के साथ प्रॉम्प्ट कैसे आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे? यार तो एकदम बच्चों वाली बातें कर दी इस बार तो आप लोगों ने, सच्चे मतलब दूसरे का चुरा लिया तुम लोगों ने। आप देखो किसी एक ने वेयर लगा दिया तो सबने वेयर लगा दिया, सब चोर है, नकलची नकलची, सब एक दूसरे के आंसर चुरा रहे हो। किसी एक बच्चे ने आज सही लिखा तो उसका देख के चुराने लग गए सब लोग। अरे अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, और ऐसी गलती कर देते हो कि मतलब माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट शुड बी, तो थर्ड फॉर्म में तो करेक्ट है ना, शुड बी प्रॉम्प्टेड इन दी स्टेट्स में जहां पर, अरे प्लेस की बात हो रही है ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा जहां पर, यानी वेयर एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो, एक्सेस टू बैंक क्रेडिट कम है, वेयर आएगा डेफिनेटली, बाकी कोई गलती नहीं। इट्स अ सिंपल एरर, वेरी सिंपल एरर, और तो कोई दिक्कत ही नहीं। बन गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। The civic authorities scrapped the trade license of a restaurant after an investigation। खुद ही बताओ, मैं नहीं बताऊँ, अभी पढ़ो। इसमें आई है दो गलतियां, पहली गलती आ रखी है यहाँ पर सिंपली, और दूसरी गलती आ रखी है यहाँ पर फुल्ली। देखो, सिविक अथॉरिटीज स्क्रैप द ट्रेड लाइसेंस ऑफ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का ट्रेड लाइसेंस स्क्रैप कर दिया, कैंसिल कर दिया सिविक अथॉरिटीज ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन के बाद। क्यों? क्योंकि इट हैड चॉप डाउन, क्योंकि उस रेस्टोरेंट ने क्या कर दिया था, काट दिया था एक फुल्ली ग्रोन ट्री को। ट्री है नाउन, ग्रोन क्या है, ट्री था, ट्री एडजेक्टिव है। कैसा ग्रोन है, पूरी तरीके से ग्रोन है, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यानी कि यहाँ तो एडवर्ब चाहिए क्योंकि ग्रोन के बारे में बता रहा है, इसीलिए फुल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फुल्ली ग्रोन ट्री। क्यों? सिंपली, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, कंजंक्शन सिंपली बिकॉज द ट्री वाज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, क्योंकि जो ट्री है वो रेस्टोरेंट के व्यू को ब्लॉक कर रहा है। समझ गए दोस्तों, दोनों एडवर्ब किस तरीके से यूज हुए। चॉप डाउन अ फुल्ली ग्रोन ट्री सिंपली बिकॉज द ट्री वाज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, है ना। सिंपली समझ नहीं आया, सिंपली हमने नहीं पढ़ा था स्टार्ट में, देखो एक कंजंक्शन के बारे में बताया था सबसे शुरू में, मैंने आपको समझाया था। देखो ऐसे करके, ही हेट्स हर, ही हर को नफरत करता है, क्यों? क्योंकि शी ड्रिंक्स विस्की, वो शराब पीती है। बिकॉज एक कंजंक्शन को बता रहा ना, कंजंक्शन को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब होगा। ये तो है सिंपली बिकॉज, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, तो इस तरीके से यहां पर आ गया, ऐसे हो जाएगा सिंपली बिकॉज वहां पर, जैसे यहां दिया हुआ देखो ऐसे करके, ये रहा सिंपली बिकॉज द ट्री वाज ब्लॉकिंग द व्यू। बात समझ में आ गई, सिंपली बिकॉज, ये वही सेम सिचुएशन ही तो बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, इसको देखो,
South Sudan's government already has to recruit child soldiers in the past week to prepare for the renewed conflict. एसोसिएट में कई लोगों को गड़बड़ है। एसोसिएटेड प्रेस बिल्कुल ठीक है, प्रेस आपका नाउन है ना, ये एडजेक्टिव है, उससे जुड़ी हुई कोई प्रेस, ये एडजेक्टिव है, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा, वो करेक्ट है ऑलरेडी। गड़बड़ यहाँ है, साउथ सुडान गवर्नमेंट हैज टू रिक्रूट, ये गड़बड़ है, हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड, ऐसा होना चाहिए ना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था ना, भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब के बीच में आती है। अभी आपको देखो एकदम से तो याद होगी नहीं, आज जब आप खुद एक बार इसे रिवाइज करेंगे ना अपना थोड़ी देर क्लास खत्म होने के बाद, जब दोबारा रिवाइज करोगे ना तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठेगा कि अच्छा ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगी, तो यानी ऑटोमेटिकली ऐसे बनेगी, साउथ सुडान गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड चाइल्ड सोल्जर्स, हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड चाइल्ड सोल्जर्स। फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, बात समझ में आ रखी है, तब इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे करके दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी करेक्ट है एब्सोल्युटली, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में से आप करना, ठीक है, इसे आप करना। फिर कलम क्या करेंगे, इसके जो भी डाउट हो रखे होंगे वो, इससे पहले जो डाउट हो रखे होंगे वो सब पूरे डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या है कि एडजेक्टिव एडवर्ब वाला काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है कि एकदम से आपके दिमाग में कई सारे चीजें तो तब आएंगे जब एक बार थोड़ा सा दिमाग में याद हो जाएगा, है ना, और धीरे धीरे करके हो जाएगा। एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है, आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ठीक है। स्पेशल क्लास लगाने के लिए कोशिश हो रही है, स्पेशल लग नहीं पाई। बाकी आप शाम को 4 बजे मिलना दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पर ही, ठीक है, शाम को 4 बजे मिलना यूट्यूब पर ही, रेनन मार्टिन वाली किताब के लिए, तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी अगर टाइम मिला तो फिर हम शाम को करते हैं कोई क्लास, 7 बजे के आसपास कर लेंगे, ज्यादा होगा तो 7 बजे के आसपास एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। 7 PM के आसपास स्पेशल क्लास वाले को लगा लेंगे, तो वहां पे कुछ याद करने वाला कुछ एक कोई चीज कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। डन, चलो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।